Hello students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed the introductory part of Sanchi Stup. Yeah, we can say that the introductory part of our fourth chapter of part 1, that is thinkers, beliefs and buildings, or the other name of chapter is A History of Buddhism, Sanchi Stup. तो हमने अपने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें सांची स्तूप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, दैट इज़ अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने दूसरे गांव में रहकर सांची स्तूप के ऊपर काफ़ी स्टडी की थी, वहाँ की पेंटिंग्स को डिसाइफर किया था, यानी वहाँ की जो इंस्क्रिप्शन थी पेंटिंग्स के ऊपर उसे डिसाइफर करने की कोशिश की थी, काफ़ी कुछ बताया था। और साथ ही साथ हमने जॉन मार्शल के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या किया था, वॉल्यूम्स बनाकर इस पे वर्क किया था। और साथ ही साथ दो लेडीज़ का भी कंट्रीब्यूशन रहा था इस सांची स्तूप के एक्सकैवेशन में, दैट इज़ शाहजहाँ बेगम एंड उनकी डॉटर जो थी सुल्तान जहाँ बेगम। शाहजहाँ बेगम जो थी उन्होंने फ्रांस से जो गेटवे था, फ्रांस के लोगों से, यानी फ्रांस से क्या था, सांची स्तूप के गेटवे को बचाया था, क्योंकि वो वहाँ जाकर उसे म्यूज़ियम में रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पीओपी की हेल्प से, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ले जाइए यहाँ, इसे मत, उन्होंने उन्हें कन्विंस कर लिया था ना कैसे कैसे। और दूसरी जो थी सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने क्या किया था, फंड प्रोवाइड किया था जॉन मार्शल के पूरे एक्सकैवेशन वर्क में। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था जो काफ़ी इजी था, इंटरेस्टिंग था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द बैकग्राउंड, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 84। तो बैकग्राउंड जिसमें हम सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स की बात करेंगे, इसमें हम आज मेनली सिर्फ सेक्रीफाइसेस की बात करेंगे, डिबेट्स का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ था, कहता है कि जो मिड फर्स्ट मिलेनियम टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड में एमर्जेंस हुआ था, यानी काफ़ी सारे जो थिंकर्स थे ना वो सामने आ गए थे। थिंकर्स कौन, मतलब जिन्होंने एनालिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर दिया था, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता या नहीं, यानी जो तर्क वितर्क करने लग गए थे, जिन्होंने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करना शुरू कर दिया था। तो कुछ थिंकर्स जो थे वो एमर्ज होने लग गए थे मिड फर्स्ट मिलेनियम में। तो वो कौन कौन से थिंकर्स थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ ज़राथुस्त्रा in Iran, second is Kongzi in China, third is Socrates, Plato, एरिस्टोटल। अगर आपको याद हो तो हमने ये तीन नाम +1 में भी पढ़े थे, दे बिलोंग टू ग्रीस। तो ये कहाँ से थे, ग्रीस से। फोर्थ इज महावीरा एंड गौतमा बुद्ध, महावीरा एंड गौतम बुद्ध या गौतमा बुद्ध अमंग मैनी अदर्स, और भी बहुत इंडिया से। तो ये कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो एमर्ज होने लग गए थे, जिन्होंने एनालिटिकल थिंकिंग शुरू कर दी थी, यानी हर एग्जिस्टेंस के पीछे का रीज़न जानना शुरू कर दिया था कि इसका अगर एग्जिस्टेंस हुई तो किस वजह से हो, क्या रीज़न रहा होगा, या किस बारे में एग्जिस्टेंस, यानी मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस को सॉल्व करने की या उनके ऊपर थिंकिंग करने की उन्होंने कोशिश की थी इन थिंकर्स ने। अगर आपने भी कभी ऐसी थिंकिंग की हो, जैसे अगर आपको कभी साइंस का छोटे होते लेक्चर याद हो, जब आपको बताया हो कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अगर आपके माइंड में भी ये बात कभी क्लिक की हो कि कैसे वो रिवॉल्विंग करती थी, तो जब आपने इस बात का जवाब जानने की कोशिश की या जवाब ढूंढने की कोशिश की, तब आपने ऑर्बिट के बारे में जाना, ये सारा कुछ सिस्टम जाना। तो जब हम ऐसे तर्क वितर्क वाली थिंकिंग करने लग जाते हैं तो हम एनालिटिकल थिंकर्स बन जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड में एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स होने लग गए थे, जिनमें हमने कुछ थिंकर्स के बारे में पढ़ा। तो उन्होंने मेनली किसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ
रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर्स, जो इनके कॉस्मिक ऑर्डर्स थे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप था ह्यूमन बीइंग और उसके कॉस्मिक ऑर्डर का, इसके बारे में भी सोचने लग गए थे। जैसे कि हमने वर्णास के बारे में पढ़ा कि जो वर्ण्स थे ये कहा जाता है कि ये डिवाइन ऑर्डर्स थे, तो ऐसी ऐसी बातों को उन्होंने टटोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कुछ थिंकर्स है जो यहाँ पर एमर्ज हुए। साथ ही साथ क्या हुआ था, न्यू किंगडम्स भी काफ़ी अराइज हुए, यानी एमर्ज हुए इस टाइम पीरियड में न्यू किंगडम्स, और कुछ काफ़ी सारी सिटीज़ भी डेवलप हुई इस टाइम पीरियड में। और ये जो न्यू किंगडम्स और सिटीज़ थे, इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ थी इनकी, सोशल और इकोनॉमिक जो लाइफ थी इनकी, वो काफ़ी चेंज हुई। इसके बारे में उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। इस सारे डेवलपमेंट के बारे में भी इन थिंकर्स ने सोचना या स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक यानी जो सेकंड टॉपिक है, इंट्रो है उसका, उसके बारे में क्या बताया कि जो मिड फर्स्ट मिलेनियम का टाइम पीरियड था उसमें कुछ थिंकर्स एमर्ज होने लग गए थे। वो थिंकर्स जो एनालिटिकल थिंकिंग करते थे, जो हर बात की वजह जानने की कोशिश करते थे। तो ये कुछ नाम हैं जो मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या किया था, एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करना शुरू कर दिया था या उसे जानना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग और उसके कॉस्मिक ऑर्डर में क्या रिलेशनशिप है ये जानना शुरू कर दिया था। और जो न्यू किंगडम्स और सिटीज़ एमर्ज हुई थी, या उनके जो सोशल और इकोनॉमिक जो किंगडम्स और सिटीज़ हुआ करते थे, उनके सोशल और इकोनॉमिक कल्चर में जो चेंज आ रहा था उसको स्टडी करना, उसके डेवलपमेंट के रीज़न जानना भी शुरू कर दिया था। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था आपके सेकेंड टॉपिक का, दैट इज़ सेकेंड टॉपिक बैकग्राउंड। और अब हम बात करेंगे हमारे 2.1 टॉपिक, दैट इज़ सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन का मतलब आपने कभी सुना भी हो कि उस टाइम पीरियड में बलि वगैरह चढ़ी जाती थी, किसी जानवर की, किसी पक्षी की, किसी इंसान की, तो उसे कहते हैं सैक्रिफिशियल, यानी बलि का जो वहाँ पे ट्रेंड हुआ करता था उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे। कहता है कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे, ऐसी थिंकिंग्स थी, कुछ रिलीजियस बिलीफ थे, प्रैक्टिस थी, जिसे अर्ली वैदिक ट्रेडिशन कहा जाता है, या जिसे ऐसे ट्रेडिशन कहा जाता है। ऐसी सोच रखी जाती थी जिसमें सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन किया जाता था। और इसे कहा ये जो ट्रेडिशन आया था ये कहाँ से आया था, मतलब जिस बुक में या जिस चीज़ में इसे मेंशन किया गया, दैट इज़ ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया और ऋग्वेद की कंपाइलिंग की गई थी, कंपाइल किया गया था इसे। एक टाइम पीरियड था, दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ 1500 to 1000, यानी सी 1500 to 1000 BCE का टाइम पीरियड, इसमें ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था। और जो ऋग्वेद था उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइम्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? हाइम्स हुआ करते थे, यानी मंत्र, श्लोक, जिसे हम चैंटिंग करते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं। तो ये जो हाइम्स थे ये किस लिए बनाए गए थे? डिफरेंट डाइटीज़ के लिए बनाए गए थे, डिफरेंट देवी देवताओं के लिए बनाए गए थे, जिसे चैंट किया जाता था ड्यूरिंग पूजा वगैरह, पूजा के दौरान इन्हें चैंट किया जाता था। और ये जो हाइम्स थे, ये मंत्र थे, मेनली कौन कौन से भगवान के लिए थे? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए एंड सोमा के लिए। तो इन भगवान के लिए मंत्र बनाए जाते थे। और उस टाइम पे एक बिलीव भी था कि अगर कोई राजा ऐसे अग्नि देव की पूजा या इंद्र देव की पूजा या सोमा देव की पूजा करके जाएगा तो उसको उसकी जो मनोकामना होगी, यानी उसकी जो विश होगी वो पूरी हो जाएगी, उसको वॉर में जीत हासिल होगी। तो ऐसे कुछ बिलीव्स थे। इस बारे में ये सारा कुछ जो है ऋग्वेद में डिफ़ाइन किया गया है। फिर आती है बात सेक्रीफाइसेस के। सेक्रीफाइसेस जो थे वो पहले इकट्ठे ही परफॉर्म किए जाते थे, और वो जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 1000 C2 BCE टू 500 BCE का टाइम पीरियड था। इसमें सेक्रीफाइसेस जो थे किए जाते थे और इकट्ठे किए जाते थे। और फिर जो सेक्रीफाइस पहले क्या थे, कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते थे, इकट्ठे किए जाते थे। और फिर जो थे वो क्या होने लग गए थे, या तो उसे हेड ऑफ द फैमिली परफॉर्म करेगा, ठीक है, या फिर कोई भी कर सकता है। और वो सेक्रीफाइसेस क्यों किए जाते थे? हाउस होल्ड,
बेनिफिट के लिए, यानी अपने घर बार को बिल्कुल सही रखने के लिए, और कोई भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या किए जाने लगे थे, बलियाँ चढ़ाई जाने लगी थी। और कुछ इलेबोरेटिव सेक्रीफाइसेस भी हुए थे, यानी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के सेक्रीफाइसेस भी किए गए थे, बलियाँ चढ़ाई गई थी। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बात की गई है अश्वमेध की, जिसमें आपने महाभारत में सुना होगा अश्वमेध घोड़े की क्या की गई थी, बलि चढ़ाई गई थी, सेक्रीफाइस किया गया था, उसके लिए कोई यज्ञ वगैरह भी किया था। और दूसरा है राजस्व, राजस्व या राजस्व भी बोल सकते हैं इसे, ये भी एक क्या है, सेक्रीफाइस का ट्रेडिशन है। ये महाभारत से बिलोंग करता है। एंड ये रामायण, मतलब मैंने रामायणा में देखा हुआ है ये राजस्व। इसमें क्या होता है, एक घोड़े की यानी एक हॉर्स की पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है उसके लिए, और फिर उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है। और ये जो घोड़ा है उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है और उसे डिफरेंट स्टेट्स में भेज दिया जाता है। और उस टैग के ऊपर लिखा होता है कि इस घोड़े को जो भी पकड़ेगा या जो भी अपना दास बनाएगा उसे क्या करना पड़ेगा, इस राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है यज्ञ करवा के। तो ऐसा केस हुआ था जब रामायणा में, जब राम भगवान ने ये यज्ञ करवाया था, घोड़ा छोड़ा था, और फिर उनके ही बच्चों ने यानी लव कुश ने इस घोड़े को पकड़ लिया था और युद्ध की जो चुनौती थी उन्होंने स्वीकारा था। और फिर ऐसे राम भगवान और उनका युद्ध हुआ था, जिन्हें उनके वहाँ के ऋषि मुनि ने रोका था, क्योंकि बाप बेटे में कभी वहाँ उस टाइम पीरियड में युद्ध नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा कुछ वहाँ किस्सा हुआ था रामायणा का। तो ये जो मेन जो थे यज्ञ इलेबोरेटिव सेक्रीफाइसेस के नाम से जाने जाते हैं। और छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस भी होते थे जो हेड ऑफ़ द फैमिली करते थे अपने हाउस होल्ड बेनिफिट्स के लिए, अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए। तो ये सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन था जिसके बारे में ऋग्वेद में डिफ़ाइन किया गया है। और यही आज का टॉपिक है, काफ़ी ईजी टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। After that, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to pray for everyone and don't forget to make your notes properly, timely and innovatively. See you in next video. Till then, take care. Thank you.